अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन एक ऐसा गद्दार था जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। धोखा देने वाले उस शख्स का नाम मीर जाफर था। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक ऐसा धोखा दिया कि अंग्रेजों को यहाँ जमने का मौका मिल गया। मीर जाफर का ये धोखा इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से कतराने लगे थे। ये नाम गद्दारी का एक सिंबल बन गया। आइए जानते हैं नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर की गद्दारी की कहानी। ये बात सन 1757 की है, जब नवाब सिराजुद्दौला को उनके ही सेनापति की धोखेबाजी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब कहा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। सन 1733 में पैदा हुए, अपनी मौत के वक्त महज 25 साल के थे। अपनी मौत के साल भर पहले अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। सिराजुद्दौला के वालिद बिहार के शासक थे और उनके नाना नवाब अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे और उनकी मां नवाब अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी। उनके वालिद का नाम जियाउद्दीन अहमद खान था और मां का नाम अमीना बेगम था। सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खान 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 3 बेटियां थीं। उन्होंने अपने 3 भतीजों के साथ उनकी शादियां कर दी थीं और अपने दामादों को ढाका और पटना का गवर्नर बना दिया था। अलीवर्दी खान के तीनों दामादों का इंतकाल उनकी ही जिंदगी में हो गया था और अलीवर्दी खान ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के लड़के सिराजुद्दौला को अपना वारिस करार दिया था। लेकिन इस फैसले से सिराजुद्दौला के विरोधियों को बहुत बुरा लगा, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम, जो अपने गोद लिए हुए बेटे को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। और सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चली तो सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को कैद करवा दिया। बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को ज्यादा तरजीह देने लगे थे, जिससे मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला से दुश्मनी मानने लगा था। अंग्रेज अपने सामने मीर जाफर और सिराजुद्दौला को बंगाल के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा समझते थे और उन्होंने गद्दार की तलाश करना शुरू कर दी। उस वक्त अंग्रेजों की कमान रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे और उन जासूसों ने बताया मीर जाफर गद्दारी के लिए एकदम सही शख्स है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाहता है। क्लाइव ने उसे खत भेजा और यहाँ से शुरू हुआ गद्दारी का सिलसिला और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला बोल दिया। इतिहास में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। 23 जून सन 1757 को लड़ी गई। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ उतार नहीं सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा रहता था। फौज का एक हिस्सा लेकर वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से 27 मील दूर डेरा डाल लिया और 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के खास मीर मदान की मौत हो गई। नवाब सिराजुद्दौला ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह को मान लिया और उसी वक्त लड़ाई को रोक दिया और नवाब की फौज वापस अपने कैंप में लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को पहले ही समझा दिया था और उसके बाद क्लाइव ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में सिराजुद्दौला की फौज बौखला गई और तितर बितर होकर बिखर गई और क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ा और मीर जाफर उसी वक्त अंग्रेज कमांडर से मिला और एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी की लड़ाई हारने के बाद सिराजुद्दौला एक ऊंट पर सवार होकर भागे थे और सुबह होते होते मुर्शिदाबाद पहुंच गए। उधर क्लाइव ने मीर जाफर को सलाह दी कि फौरन राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचो और उस पर अपना कब्जा कर लो और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मीर जाफर जब शहर में दाखिल हुआ तो उसका बहुत भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ क्लाइव भी शहर में पहुंच गया। रॉबर्ट क्लाइव ने ही मीर जाफर को सिंहासन पर बिठाया और उसे सैल्यूट भी किया। फिर उसने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफर के शासन में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी, सिर्फ तिजारती मामलों पर उसकी नजर रहेगी। इस लड़ाई के 180 साल बाद अंग्रेज पूरे भारत पर एक छत्र राज करने लगे थे। क्लाइव को सिराजुद्दौला के खजाने से 5 करोड़ रुपए मिले, जो उसकी उम्मीद से कम थे। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिपिल अपनी किताब द अनार्की में लिखते हैं कि क्लाइव को इस जीत के लिए निजी तौर पर 2,34,000 पाउंड के बराबर रकम मिलने वाली थी। इसके अलावा वो हर साल 27,000 पाउंड की आमदनी देने वाली जागीर का मालिक भी होने वाला था। अगर उसे ये सब दौलत मिल जाती तो वो सिर्फ 33 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव अचानक यूरोप का सबसे अमीर लोगों में से एक हो जाता। अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे बीते। क्लाइव को डर था कि कहीं मीर जाफर अपने वादे से फिर ना जाए। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह ताड़ते थे जैसे दो बड़े गुंडे बड़ी लूट के बाद अपना हिस्सा करने के लिए बैठते हो। जहां क्लाइव
क्लाइव लूट में अपना हिस्सा लेने के इंतजार कर रहा था, वहीं मीर जाफर का बेटा मीरान, जो पूरे बंगाल और राजधानी मुर्शिदाबाद से भाग चुके सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मशहूर इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन अपनी फारसी की किताब सियारुल मुताखिरी में लिखते हैं, सिराजुद्दौला अपने महल से आम आदमियों के कपड़े पहनकर भागे थे। उनके साथ उनके नजदीकी रिश्तेदार और कुछ किन्नर भी थे। सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी बीवी लुत्फ उन निसा और कुछ नजदीकी लोगों के साथ ढकी हुई गाड़ियों में बिठाया और जितना सोना जवाहरात वो अपने साथ ले जा सकते थे अपने साथ ले गए और महल को छोड़कर भाग गए। वो पहले भगवान गोला गए और फिर 2 दिन बाद कई नावें बदलकर आगे बढ़ते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने खिचड़ी बनवाई थी। वो और उनके साथ चल रहे लोगों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक फकीर शादाना ने मुखबरी करते हुए सिराजुद्दौला की खबर उनके दुश्मनों तक पहुंचा दी, जो उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। मीर जाफर के दामाद को जब यह खबर मिली तो वो तुरंत नदी पार करके सिराजुद्दौला को उस गांव में जाकर उसने घेर लिया और गिरफ्तार करके 27 जुलाई सन 1757 को मुर्शिदाबाद लेकर आया। उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद में ही मौजूद था। नवाब सिराजुद्दौला को आधी रात को उसी के महल में मीर जाफर के सामने पेश किया गया, जिसमें कुछ दिन पहले तक वो रहा करते थे। सिराजुद्दौला को घुटनों के बल बिठाया गया और उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज से जान बख्श देने की गुजारिश की। इसके बाद सिपाही उनको एक महल के कोने में ले गए और मीर जाफर अपने दरबारियों से सलाह मशवरा करने लगा कि सिराजुद्दौला के साथ क्या बर्ताव किया जाए। उसके पास 3 रास्ते थे, या तो सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद की जेल में कैद रखा जाए, या उसे देश से बाहर कैद रखा जाए, या फिर उसे मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन मीर जाफर का 17 साल का बेटा मीराज इसके सख्त खिलाफ था। वह इस मामले में मीर जाफर की राय से सहमत नहीं था। मीरान ने अपने बाप से कहा कि आप आराम करें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, और मीर जाफर दरबार खत्म करके चला गया। मीरान ने अपने एक साथी लाल मोहम्मद और कुछ सिपाहियों को लिया और सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो सिराजुद्दौला को अंदाजा हो गया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने गुजारिश की कि उन्हें मरने से पहले वजू करके नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अपना काम जल्दी खत्म करने की फिराक में उन लोगों ने एक पानी भरा बर्तन उनके सर पर उंडेल दिया और तभी लाल मोहम्मद ने सिराजुद्दौला पर कटार से वार किया। कटार ने जैसे ही अपना काम किया और दूसरे लोगों ने अपनी अपनी तलवारों से सिराजुद्दौला पर कई सारे वार किए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वो मुंह के बल गिर गए। अगले दिन सिराजुद्दौला की लाश को हाथी की पीठ पर लाद कर मुर्शिदाबाद की गलियों और बाजारों में घुमाया गया। उस वक्त सिराजुद्दौला की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। मीराज इतना जालिम था कि वो यही नहीं रुका और कुछ दिनों के बाद उसने उनके खानदान के कई लोगों और सारी औरतों को मरवा दिया। सिर्फ एक औरत की जान बख्श दी थी। वो औरत सिराजुद्दौला की बहुत खूबसूरत बीवी लुत्फुन्निसा थी। मीराज और उसके बाप जाफर ने को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन लुत्फुन्निसा ने उन दोनों से शादी करने से इनकार कर दिया। प्लासी की लड़ाई के 3 साल के भीतर ही भारत के सबसे अमीर शहर में से एक मुर्शिदाबाद गरीबी की कगार पर पहुंच गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर